प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक खूबसूरत शिक्षिका, उसकी एक गलती हो जाती है। गलती सिर्फ इतनी थी क्योंकि उसको जरूरत थी पानी की, और पीने का पानी भरने के लिए उसे एक पुलिस स्टेशन के सामने से होकर गुजरना था। जैसे ही पुलिस वालों की उस पर नजर पड़ती है, पुलिस वाले उसको देखते हैं और उसकी खूबसूरती की वजह से उसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उसको थाने लेकर आते हैं और उसके साथ फिर सामूहिक बलात्कार करते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बाहर जाकर पूरी कहानी बयां कर दे, तो उन पुलिस स्टेशन की और पुलिस वालों की बदनामी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या कर देने का फैसला किया और हत्या करने के बाद उसकी लाश को फेंक दिया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि मारने वाला भी ऊपर वाला होता है और बचाने वाला भी ऊपर वाला होता है, जिसे वो सब मरा हुआ समझकर फेंक गए थे। दरअसल वो जिंदा निकल आती है, और वह जिंदा निकलती है जब उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने सुनाई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि खाकी वर्दी पहनकर जिन्होंने कसम खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे, वो ही इस देश के भक्षक हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह एक क्राइम की सच्ची घटना है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी के वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। इस सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला है कृष्णगिरी, और इसी का ही एक गांव लगता है थल्स। मैं बात कर रहा हूं 20 जुलाई साल 1988 की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास उस शिक्षिका ने अपने पति वेंकटेश्वर मूर्ति से कहा कि नलकूप से पानी लेने मैं जा रही हूँ और पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि रात में पानी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पानी अभी पीने को नहीं रहेगा, तो उस दौरान हमें पानी कहाँ से मिलेगा, जब हर घर में नल भी नहीं हुआ करते थे और हर घर में पानी की कोई सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए या तो कुएं से पानी लाना पड़ता था या फिर नलकूप से पानी लाना पड़ता था। यह शिक्षिका, इसका नाम कल्पना सुमति होता है। एक नीले रंग का एक बर्तन होता है, प्लास्टिक का डिब्बा, जिसको लेकर यह सीधा पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद सीधा पास में ही एक स्कूल होता है, और स्कूल के पास वो नलकूप था, वहां पर जा रही थी। इसी बीच में एक कांस्टेबल की नज़र उस शिक्षिका पर पड़ती है। अब जब कांस्टेबल ने तुरंत ही जाकर यह सब बातें इंस्पेक्टर को बताई, क्योंकि वह इंस्पेक्टर की नज़र उस लड़की पर बहुत पहले पड़ी थी, लेकिन पहले उसने वह कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए इस लड़की को जब बुलाया जाता है तो वह आ जाती है, लेकिन शाम के 7:30 बज जाते हैं, और 7:30 बजने के बावजूद भी यह अपने घर नहीं पहुंच पाती, तो उसके पति को थोड़ी चिंता सताने लगती है। अब पति परेशान हो जाता है, और परेशान होकर सीधे जहां से पानी लेने के लिए उसकी पत्नी गई थी वहीं पर वह पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो जिस डिब्बे से पानी ले लाने उसकी पत्नी गई थी, वह डिब्बा वहीं पर पड़ा था, नलकूप के पास ही वह पड़ा था। अब वो शिक्षिका का जो पति होता है इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, वह करे तो क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर पत्नी को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी कोई तसल्ली नहीं मिलती है, न कोई रिप्लाई, न कोई रिस्पॉन्स मिलता है। इसीलिए वह सीधा वापस आता है, अपने आसपास के लोगों को बताता है, अपने परिवार के लोगों को बताता है कि कल्पना पानी लाने गई थी लेकिन वापस नहीं लौट कर आई है। परिवार की चिंता बढ़ जाती है। परिवार वाले, उसके पति और बहुत सारे लोगों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया।
उस ट्यूबवेल के आसपास भी जितना एरिया था उसको देखा गया, साथ ही जितना दूर दराज के जंगल का एरिया था उसको भी देखा गया, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कल्पना, वह कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर रात के 2 बज जाते हैं और अपने अपने घर सभी आराम करने लगते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, जब सुबह दिन निकलेगा तो फिर दिन निकलने के बाद उसको ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे। जहां जहां तक उन्होंने कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। और जैसे ही सुबह अगला दिन निकलता है, 21 जुलाई का तारीख था, उन्होंने हर जगह तलाश करना की कोशिश शुरू कर दी। इस बार टीम बनाई गई, टोलियां बनाई गईं और टोलियां अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं और ढूंढना शुरू कर देती हैं। गांव के पास ही एक नहर होती है। नहर के पास लगभग 78 फुट का एक गहरा गड्ढा होता है। वहां पर किसी व्यक्ति की, गांव वालों की नजर पड़ जाती है कि कल्पना की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। कल्पना की लाश देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था और वो मर चुकी थी, ऐसा उन्होंने देखा। लेकिन गांव वालों की जो नजर पड़ती है, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी सांसें चल नहीं रही थी। लेकिन वो जीना चाहती थी और जीने की स्थिति में थी ही नहीं। गांव के कुछ लोग, जिसमें एक रामकृष्ण होता है, वह स्कूल से शिक्षक होते हैं, वो दौड़ते हुए सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर पूरी कहानी बयां करते हैं कि जो शिक्षिका है, जिसका नाम कल्पना है, कल्पना सुमति, उसकी रात 5:30 बजे से लापता हो गई थी और उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन वो मिल गई है। गांव के नहर के पास एक गहरे गड्ढे में उसकी लाश पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद उसके अंदर जान है, वो बच सकती है। पुलिस वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो? तुम्हें जाना है तो जाकर हॉस्पिटल ले जाओ, उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन गांव वालों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो हॉस्पिटल लेकर जा सकें। इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब लगभग 29 किलोमीटर की दूर पर होसू जगह लगती है। यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल में उस महिला को एडमिट कराया जाता है। वहाँ डॉक्टर पद्मावती होती हैं। डॉक्टर पद्मावती ने उस महिला का उपचार करना शुरू कर दिया और शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखा तो लगभग 21 चोटें थी उसके शरीर में। उन्होंने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ इसका उपचार चलता रहा तो शायद बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाओ। उन्होंने हायर मेडिकल सेंटर सेंट जॉन हॉस्पिटल में, बेंगलोर में लगता है, वहाँ के लिए रेफर कर दिया। और इस जगह से, होसू से, इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास थी। शाम 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर नारगी शरीर में कुछ ऐसी गंभीर चोटें आई जिसने चाहे प्राइवेट पार्ट हो या शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांतों से काटा गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट पहुंचाई गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिससे क्या उसके शरीर में कई अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर भी थे। उसके सर में भी गंभीर चोटें थी। हालत जरा ज़्यादा खराब होने की वजह से वो बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अब ये पुलिस वालों के पास जाकर ये बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से गायब हुई थी। और पुलिस वाले इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे जितनी गंभीरता से पुलिस वालों को ये मामला लेना चाहिए था। अब इधर इलाज चल रहा था और गांव में धीरे धीरे करके ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोगों में उबाल फैल जाता है और गांव के लोगों ने जाकर डीएम का घेराव कर लिया। जैसे ही डीएम का घेराव किया तो डीएम के आदेश के बाद फिर एफआईआर दर्ज की जाती है
और जो पुलिस थाना होती है वह सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेती है। धारा 354, 323, 325 की धाराओं में 21 जुलाई को ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी थी उसको लेकर भी शायद उतना गंभीर पुलिस नहीं थी। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि जब तक ये मामला बड़ा नहीं होगा, यानी कि आंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक शायद इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने डीएम का घेराव किया, बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव किया, तब जाकर टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद फिर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। इसके लिए अलग अलग टीम बनाई जाती हैं और जब टीम ने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की तो 3-4 दिन बीतने के बाद उस महिला को होश आता है। होश आने के बाद उससे जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वह बोलने की स्थिति में नहीं थी, बस इतना ही बोल पाती है। सफाई कर्मचारी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी का नाम जिस तरह से लिया जाता है तो लक्ष्मी का नाम लेने के बाद गांव वालों से पूछा जाता है कि लक्ष्मी कौन है। तभी पुलिस की रडार पर लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी से बातचीत की जाती है तो लक्ष्मी ने पूरी कहानी बताई। उसने सुनने के बाद हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल यह कहानी, यह कल्पना 5-5:30 बजे अपने घर से निकली थी पानी लाने के लिए। जब यह नलकूप पर पहुंचती है तो उसके साथ साथ ही यह सफाई कर्मचारी लक्ष्मी भी वहां पर पहुंच जाती है और सफाई कर्मचारी लक्ष्मी उसे धोखे से अपने साथ बुलाकर ले जाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जब लेकर आते हैं तो उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, क्योंकि वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका कहना था कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, मुझे ऐसा क्यों, आप यहाँ क्यों लेके आए हो, मैंने ऐसी क्या गलती की है। जब यहाँ पर उसके साथ मारपीट की जाती है तो उसको बहुत तेज का धक्का दिया जाता है, उसका सर जाकर दीवार में लग जाता है और इस वजह से वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर होता है पीके बाला सुब्रमण्यम और हेड कांस्टेबल सेल्वाराम गोविंदन उर्फ गोविंद राजन और गोविंद स्वामी। यह 4 पुलिस वाले होते हैं। 4 पुलिस वाले जब कमरे के अंदर आते हैं तो इस महिला के पास पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर को सबसे पहले अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर इस महिला के सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ वह बलात्कार करता है और बलात्कार जब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वह इस कमरे में रहता है। वह महिला जब उसे होश आता है तो वह विरोध भी करने की स्थिति में नहीं रहती, क्योंकि उसको गंभीर चोटें आ चुकी थी और जैसे जैसे वह विरोध कर रही थी वैसे वैसे उसको और मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इसके बाद बारी बारी से सभी सब इंस्पेक्टर के बाद हेड कांस्टेबल और जो लोग थे वह 4 पुलिस वाले भी बारी बारी से बलात्कार करते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि 4 पुलिस वालों ने वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी पहनने के बाद ही उस महिला का उसी थाने के अंदर वह अपनी मनमर्जी पूरी करते हैं। वह लोग जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम समाज की रक्षा करेंगे और न्याय करेंगे, ना वह रक्षा करते हैं ना वह न्याय करते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में वह अंजाम बड़ी आसानी से देकर वहां से इस महिला को यहां से लेकर जाते हैं और कुछ ही दूरी पर ले जाने के बाद एक गहरी सी खाई में जो गड्ढा होता है उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं और उसके बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह मर चुकी है और शायद उसे मरणासन हालत में ही छोड़कर वहां पर आराम से निकल जाते हैं।
क्योंकि उन्हें किसी ने शायद लग रहा था कि देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बुलाने वाली बात एक सफाई कर्मचारी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कुछ वाकया जानती थी कि क्या क्या हुआ था। बाकी पुलिस वालों से जब पूछताछ की जाती है और जांच पड़ताल के बाद ये सब चीजें सामने आती हैं, तो पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन चारों पुलिस वालों को आरोपी बनाया जाता है और आरोपी बनाने के बाद मामला फिर कोर्ट में जाता है। जब इस महिला की लाश मिलती है तो उसकी लाश पर, मतलब उसका जो शव था, उस पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे। बाद में जब इसका उपचार चलता है तो लगभग 3 महीने तक इसको हॉस्पिटल में उपचार चलता है। 3 महीने बाद वह स्थिति में आती है चलने की, फिरने और बात करने की, और उसके बाद जो बाकी कुछ रही कहानी थी उस महिला ने खुद से सुनाई थी। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इन चारों पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और इस महिला को 12 अक्टूबर 1988 को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। अब जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो बचाव पक्ष का जो वकील होता है वह कहता है कि इस मामले को सरासर एक पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि इस मामले में जो महिला होती है उसे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी, उसे एक अच्छे मुआवजे की ज़रूरत थी, इसीलिए कहानी रची गई है। और यह किसी नेता के कहने पर आखिर पूरी कहानी बनाई गई थी। उसका यह भी दावा था कि उसने जब कोर्ट में अपील की थी, जब इन्हें सज़ा दी जाती है, कि इनकी सज़ा गलत थी और इसे सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह थाना एक ऐसी जगह पर था जहां आसपास दुकानें थी, स्कूल थे, खेल के मैदान थे, लोगों की आवाजाही भी होती थी, और एक महिला का अपहरण हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरा, उसके तर्क दिया जाता है कि अगर फोटो इन चारों पुलिस वालों का अखबार में नहीं प्रकाशित होता तो वह महिला कभी भी ये चारों को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। जब परेड कराई गई तो चारों पुलिस वालों को उसने देखते ही पहचान लिया था, और इसके लिए बचाव पक्ष के वकील का यह दावा था क्योंकि चारों पुलिस वालों के बयान, नेम, उनके बायो, फोटोग्राफ छपे हुए थे। एक तरफ एक पक्ष तो यह कहता है कि यह आरोप झूठे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे सजा भी दी इन लोगों को, और साथ ही यह भी आदेश दिया तमिलनाडु सरकार को कि जो पीड़िता है इसको कुछ लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और जब यह घटना होती है तो इस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि पुलिस वालों ने इस तरह से एक महिला के साथ, जो शिक्षिका के साथ, इतनी घिनौनी हरकत की है। चर्चित घटनाओं में एक घटना रही है जिसका कई सालों तक लगातार जिक्र होता रहा है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, हमको इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली क्राइम की सच्ची घटना में, तब तक के लिए धन्यवाद।